वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर मंथ करंट अफेयर 2023 डिस्कस करने से पहले आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पीईटी पेपर में भी सभी शिफ्ट में जो 10 क्वेश्चन समसामयिकी यानी करंट अफेयर के आते हैं उसमें से हर शिफ्ट में 8 से 9 सवाल आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के वीडियोस और पीडीएफ से कर सकते थे। सारे प्रूफ यहाँ पे नहीं इकट्ठा किए, जितने भी मैं कर पाया थोड़ा समय निकाल के। उस दिन हम लोग नहीं डाल पाए थे तो ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। 8 से 9 क्वेश्चन हर शिफ्ट में किए जा सकते थे। किसी भी मैगजीन की अपेक्षा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मंथली करंट अफेयर फॉलो करें। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे एग्रीमेंट पे। कतर एनर्जी और इटली के बीच यहाँ पे समझौता हुआ है। कतर एनर्जी यूरोप में 27 साल की अवधि के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए इटली की एनी इंक नामक कंपनी जो है इसके साथ इन्होंने दीर्घकालिक समझौता किया है। तो कतर एनर्जी 27 वर्षों तक एलएनजी प्रोवाइड करेगा इटली की इस कंपनी को। और इसमें लिखा है कि दूसरा बड़ा अनुबंध है। तो पहला बड़ा अनुबंध जो है किसने किया था? फ्रांस ने किया था कतर के साथ। सेकंड सबसे बड़ा इटली ने किया है, तो ध्यान रखना जरूरी है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी और कोका कोला इंडिया के मध्य यहाँ पे समझौता हुआ है। ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्य लाभार्थी होंगे इसके। उत्तर प्रदेश और ओडिशा के जो खुदरा विक्रेता समुदाय है यानी कि रिटेल डीलर्स हैं या रिटेलर्स होते हैं, खुदरा व्यापारी जो छोटे छोटे यूनिट्स में सेल करते हैं गुड्स को डेली बेसिस पर, उनको खुदरा व्यापारी या फिर रिटेलर कहा जाता है। तो स्किल इंडिया मिशन के तहत सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम कोका कोला चलाएगा एनएसडीसी के साथ मिलकर के। लाभार्थी कौन से स्टेट होने वाले हैं? ओडिशा और उत्तर प्रदेश के ये खुदरा व्यापारी या खुदरा विक्रेता समुदाय। वाघ नख काफ़ी चर्चा में था, आपने इसकी पिक देखी होगी, काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। ये वही वाघ नख है जिसका उपयोग करके शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था। तो वाघ नख को प्रदर्शनी के लिए भारत लाने के लिए यहाँ पे समझौता हुआ है। लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट वीएनडी संग्रहालय के साथ समझौता किया गया है महाराष्ट्र सरकार ने कि एग्जीबिशन के लिए एटलीस्ट वाघ नख को यहाँ पे लाया जाए और दिखाया जाए। सऊदी अरब के साथ भारत ने यहाँ पे समझौता किया है ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन के लिए और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के लिए। तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सनराइज उद्योग में कोई समझौता होगा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, एआई के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, तो वो सब समझौते आप ध्यान रखेंगे। तो सऊदी अरब के साथ हमने किसके लिए समझौता किया है? ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन के लिए, हरित हाइड्रोजन आपूर्ति के लिए। भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की साझेदारी यहाँ पे अप्रूव कर दी है। भारत और जापान सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग करेंगे। और हम लोग कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारत ने क्वाड कंट्रीज के साथ पहले भी समझौता किया है। अमेरिका के साथ भारत ने किया था, अब जापान के साथ भी कर लिया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार और अशोक लीलैंड जिसके जेसीबी वगैरह आते हैं उन्होंने समझौता किया है, लेकिन जेसीबी के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। इलेक्ट्रिक बसेस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए अशोक लीलैंड एक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाना चाहता है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए समझौता किया गया है। तो अशोक लीलैंड उत्तर प्रदेश राज्य में पहला और देश में अपना 7वां इस तरीके का इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाने वाला है। आईआईटी कानपुर और एयरबस नामक कंपनी ने समझौता किया है इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में टैलेंट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इतने एग्रीमेंट इस महीने के लिए काफ़ी हैं। कुछ भी और छूटता है तो आपका एमसीक्यू में कवर हो जाएगा। अपॉइंटमेंट सेक्शन में सबसे पहले रजनीश कुमार, ये पूर्व एसबीआई चीफ रह चुके हैं, मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन ये बने हैं। ठीक, मोहम्मद मुइज़्ज़ू, मालदीव में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। मालदीव मुइज़्ज़ू जो है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता इब्राहिम मोहम्मद सोली को हरा चुके हैं। और मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो हैं प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव को बिलोंग करते हैं और प्रो चाइना इनकी पॉलिसी रहती है, मतलब चाइना को सपोर्ट करेंगे ये। तो देखते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आगे भारत मालदीव के साथ किस तरीके से मैनेज करता है। इंद्रमणि पांडे सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक के बनाए गए हैं। इंद्रमणि पांडे ने भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान ग्रहण किया है। हमारी मिसलेनियस पीडीएफ में तेंजिन लेकफेल का नाम लिखा हुआ है, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं इंद्रमणि पांडे, भारतीय व्यक्ति। के.एन. शांत कुमार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के चेयरपर्सन बन गए हैं, अध्यक्ष। भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच यहाँ पे आ गए हैं जिनका नाम है अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार पूर्व भारतीय मतलब क्रिकेट प्लेयर हैं और अब ये भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच बन गए हैं। रघुवर दास ये ओडिशा गवर्नर बने हैं, इन्होंने गणेशी लाल का स्थान ग्रहण किया है। वहीं इंद्र सेन रेड्डी नाल्लू ये गवर्नर त्रिपुरा के बने हैं, इन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लिया है। गवर्नर कई बार जो चेंज होते हैं उनके बारे में स्टेट पीसीएस क्वेश्चन बनाने लग रहे हैं आजकल, तो इसको देखिएगा। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 56वें स्पीकर नियुक्त हुए हैं माइक जॉनसन। केविन मैकार्थी जो हैं ये स्पीकर हुआ करते थे इनसे पहले, केविन मैकार्थी को रिमूव किया गया है। ठीक है, केविन मैकार्थी को बाकायदा वोटिंग करके निकाला गया था स्पीकर के पद से, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे एमसीक्यू में। चित्रंजन त्रिपाठी रंगकर्मी, एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 12वें निदेशक या डायरेक्टर बनाए गए हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से पॉपुलरली जाने जाते हैं क्रिकेट जगत में। ग्लोबल एम्बेसडर ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत में चल रहा है उसके बन गए हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम ग्लोबल एम्बेसडर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पूछा जाए कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है क्रिकेट वर्ल्ड कप जो चल रहा है भारत में 50 ओवर वाला उसके, तो ब्रांड एम्बेसडर सरप्राइजिंगली शाहरुख खान है। ध्यान रखिएगा शाहरुख खान है ब्रांड एम्बेसडर। अरिंदम बागची जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस इन जिनेवा, अरिंदम बागची। अरिंदम बागची से पहले कौन थे? इंद्रमणि पांडे। ये वही इंद्रमणि पांडे हैं जिनको बिम्स्टेक का बनाया गया है। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंद्रमणि पांडे। ये वही इंद्रमणि पांडे हैं जो पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन थे जिनेवा में। एयर मार्शल साधना एस नायर डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस की ये बने हैं और इस पद पर पदोन्नत होने के बाद इस पद को पर पहुंचने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी ये बनी है। She has become the first women officer to hold this post. Air Marshal Sadhana Nair is the second woman from the Indian Air Forces to be promoted to the rank of Air Marshal. Air Marshal बनने वाली केवल सेकंड वुमेन ये थी साधना नायर, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं पास्ट में इनकी अचीवमेंट। इसके बाद इंडिया लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का जो चेयर जो है वो इंडिया को दे दी गई है लगातार तीसरे सक्सेसिव टर्म के लिए। ठीक है, AIDB जो है किसके अधीन काम करता है? यूनेस्को के अधीन काम करता है, ये ध्यान रख सकते हैं। गोकुल सुब्रमण्यम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया, इंटेल इंडिया के नए जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। विवेक भासीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के नए निदेशक, न्यू डायरेक्टर ऑफ BARC विवेक भासीन। इनसे पहले अजीत कुमार मोहंती हुआ करते थे। राजकुमार राव जो एक्टर हैं इन्हें नेशनल आइकन जो है नेशनल इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने बनाया है। संग्राम सिंह ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्वच्छ भारत अभियान के, स्वच्छ भारत अभियान। आपको एक चीज़ और हाईलाइट करा दें, ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है इसका फेज 1 जो है कब से कब तक चला है? फेज 1 चला है 2014 से 2019 तक। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 2 इसकी जो अवधि क्या है? ये है 2020-21 से लेकर 2024-25 है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ये बने हैं चौथी बार। रॉबर्ट फीको की पार्टी का नाम है स्मीयर पार्टी। वाइस एडमिरल तरुण सोबती ये डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं, नौसेना के उप प्रमुख। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में जो मेजर अवार्ड्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी अवार्ड सेरेमनी हाल में हुई थी। तो नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार इस साल श्रेया घोषाल को मिला है, जो कुल मिलाकर उनका 5वां नेशनल अवार्ड है प्लेबैक सिंगर के तौर पर। ये बड़ा जरूरी हाईलाइट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आगे। ठीक है, हमने बाकी सारी चीज़ें तो बता दी, बेस्ट फिल्म कौन सी है, बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर आधारित कौन सी फिल्म है, सब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, उसका रिवीजन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। लेकिन ये अगर पूछे कि लगातार 5 नेशनल अवार्ड जो है पार्श्व गायिका के तौर पर जीतने वाली कौन है, तो उनका नाम है सिंगर श्रेया घोषाल। मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामांकित किसे किया गया है? नीरज चोपड़ा को, वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा अभी अवार्ड पूरा दिया नहीं गया है, ठीक है, नामांकित किया गया है। अवार्ड जो है ये साल के एंड में दिसंबर में शायद अनाउंस होगा या नवंबर एंड में, तो हम आपको बताएंगे कि मिला है नीरज चोपड़ा को या किसी और को। 2 और कंपनीज को नवरत्न स्टेटस प्राप्त हो चुका है, तो कुल मिलाकर नवरत्न स्टेटस वाली कंपनीज अब 14 से 16 हो गई हैं, ध्यान रखना है। 16 नवरत्न कंपनी आपकी है नवंबर 2023 तक। राइट्स लिमिटेड और इरकॉन दोनों ही रेलवे से एसोसिएटेड कंपनीज हैं, इनको नवरत्न कंपनियां बनाया गया है क्रमशः 15वीं और 16वीं, माफ कीजिएगा, तो 16 नवरत्न कंपनी कुल मिलाकर हो गई हैं। टोटल नंबर ऑफ महारत्न कंपनी कौन सी हैं, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कितनी है, और लेटेस्ट कौन सी बनी है उसका नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार अक्टूबर में हर साल दिया जाता है, ये इस साल मिला है रुक्सियांग जैंग को, जो सहायक प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मैथमेटिक्स में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रिसर्चर को दिया जाता है। इसके बाद सखारोव पुरस्कार यूरोपियन यूनियन का सर्वोच्च अधिकार सम्मान है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। ईरान में जीना महसा अमीनी जो विरोध कर रही थी, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी हिजाब के खिलाफ, और बाद में जो है पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हुई थी, तो मरणोपरांत यूरोपियन यूनियन ने इन्हें सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, ईरान से है ये जीना महसा अमीनी। नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को मिला है, सुब्रा सुरेश को। ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है दोनों, जो बाइडेन की तरफ से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसे अमेरिका का हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड कहा जाता है, अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार।
स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार, यूनाइटेड नेशंस अवार्ड टू कंट्रीब्यूशन इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये मिला है इंस्टीट्यूट को, भारतीय इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये बड़ा जरूरी है, ये आ सकता है एग्जाम में। किसके द्वारा अवार्ड दिया गया है? यूनाइटेड नेशंस अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, अंकटाड के द्वारा। अबू धाबी में 8वां वैश्विक निवेश मंच हुआ था, यानी कि 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम अबू धाबी में अभी हुआ था इस मंथ, तो उसी में ये पुरस्कार अंकटाड के द्वारा दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड ये मिला है धोरदो गांव, जो कच्छ में है, गुजरात में, UNWTO के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेशनल टूरिज्म अवार्ड में अगर हम देखें, पर्यटन मंत्रालय भारत की तरफ से दिए गए हैं अवार्ड, तो बेस्ट टूरिज्म विलेज का ब्रॉन्ज अवार्ड दिया गया है कोंगथोंग विलेज, जो मेघालय में है। ब्रॉन्ज अवार्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज का एक और दिया गया है नवापिंड सरदारा विलेज, जो पंजाब में है, 2 गांवों को मिला है। हार्वर्ड लॉ स्कूल्स ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ये अल्मा मैटर हार्वर्ड लॉ स्कूल की तरफ से मिला है भारत के इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम का ये पुरस्कार लिएंडर पेस को मिला है टेनिस हॉल ऑफ फेम की तरफ से। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड ये मिला है माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा को, ये मिला है ग्वेन एना तुआन, BGF के CEO जो हैं उनकी तरफ से मिला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। ग्लोबल इंडियन अवार्ड ये मिला है सुधा मूर्ति को, जो लेखिका हैं। कनाडा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार मिला है सुधा मूर्ति को। देन इसके बाद अमेरिका का शीर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार ये मिला है हेमन बैकले को। स्पिनोजा पुरस्कार नीदरलैंड की गवर्नमेंट देती है, सर्वोच्च सम्मान है, विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलता है। जोइता गुप्ता जो कि भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं, और टॉबी कियर्स को। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये CS लक्ष्मी अंबाई को मिला है, 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड ये मैंगलोर की रिफाइनरी को मिला है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरफ से। सेकेंड टाइम लगातार मैंगलोर की रिफाइनरी ने पुरस्कार जीता है। सरस्वती सम्मान ये KK बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, ये शिव शंकरी को मिला है। ये अनाउंसमेंट तो काफ़ी पहले हो गई थी, शायद मई मंथ में, लेकिन अभी जो है अवार्ड सेरेमनी हुई है। सूर्यवंशम नामक जो उनका संस्मरण यानी कि मेमोयर है, उसके लिए पुरस्कार मिला है। सरस्वती सम्मान 2022 लिटरेचर का अवार्ड है शिव शंकरी को। नोबेल पुरस्कारों की तरफ आ जाते हैं। नोबेल पुरस्कार बहुत जरूरी होते हैं अक्टूबर मंथ में। पीरे ऑगस्टिनी जो ट्यूनीशिया से हैं, एनी हेल हुलियर फ्रांस से, फ्रैंक क्राउथ्स हंगरी से। प्रायोगिक विधियों जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स का उत्पन्न करती हैं। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अनलेस अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जहाँ पर इसकी साइंटिफिक एक्सपर्टीज जरूरी है, तो उसको अगर छोड़ दे तो सिर्फ नाम ध्यान रखना जरूरी है। पीरे ऑगस्टिनी ट्यूनीशिया से, एनी एल व्हीलियर फ्रांस से, और फ्रैंक क्राउथ्स हंगरी से। ये भौतिकी में जीते हैं पुरस्कार, यानी कि फिजिक्स में। रसायन में मिला है मोंगी जी बोवेंडी को, ये फ्रांस से, एलेक्सी आई एक्यूमोव को और रशिया से, और लुइस ई ब्रस को जो कि अमेरिका से हैं, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और संश्लेषण के लिए। फिजियोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलिन कॉरी को, ड्रिव वीजमैन, इन दोनों को मिला है फिजियोलॉजी के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़रूरी साहित्य होता है ज़्यादातर जो आता है। जॉन ओलाव फॉसे, जॉन ओलाव फॉस ये नॉर्वे से हैं, उनके साहित्य के लिए उन्हें मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ये ईरान से हैं। ये कंट्री का नाम बहुत ज़रूरी है, यही मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन बनेगा कि नरगिस मोहम्मदी जो हैं महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है मानवाधिकारों के संवर्धन के लिए, ये कहाँ से हैं? ये ईरान से हैं। तो शांति पुरस्कार किससे मिला है? ये नरगिस मोहम्मदी को। अच्छा, एक चीज़ मुझे और क्लियर करनी है, मैं ये 2022 वाली PDF खोले हुए हूँ कि कौन कौन से पुरस्कार किस किस अकेडमी के द्वारा आते हैं। जैसे आपका फिजिक्स का पुरस्कार, केमिस्ट्री का पुरस्कार, ये आता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस की तरफ से, जो ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद फिजियोलॉजी और मेडिसिन का पुरस्कार ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस की तरफ से ही आता है, ठीक है। इसके बाद आपका नोबेल का लिटरेचर पुरस्कार ये आता है नॉर्वेगियन नोबेल समिति की तरफ से, नॉर्वेगियन नोबेल समिति की तरफ से आता है। ये आपका लिटरेचर का पुरस्कार ध्यान रखना है। और नोबेल का शांति पुरस्कार ये भी नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी की तरफ से ही आता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। आगे इंग्लिश मीडियम दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर सकते हैं जो मैंने बताया, कौन सी एकेडमी कौन सा पुरस्कार देती है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। बुक्स एंड ऑथर में देखें तो द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये विवेक अग्निहोत्री की किताब है, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्होंने कश्मीर फाइल्स भी डायरेक्ट की है, और जो इंडिया की पहली बायो साइंस फिल्म जिसको कहा जा रहा था वैक्सीन वॉर, उसको जो है डायरेक्ट किया था। द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन, ये किताब है अशोक टंडन की, अशोक टंडन।
इंपॉर्टेंट डे डेट्स थीम हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड हार्ट डे ये आपका 29 सितंबर को, यूज हार्ट नो हार्ट इस बार थीम थी। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये आपका 30 सितंबर को। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को। नेशनल पेंशन सिस्टम्स डे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस 1 अक्टूबर को। स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को होता है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को। शास्त्री की उपाधि इन्हें कहाँ से मिली थी? काशी विद्यापीठ से मिली थी 1926 में। और जय जवान जय किसान का नारा 1965 युद्ध के समय, पाकिस्तान युद्ध के समय दिया गया था इनके द्वारा, जय जवान जय किसान का नारा। 1966 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था 1966 में। वर्ल्ड फार्म एनिमल डे ये 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे गांधी जयंती पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर। सबसे पहली बार इसको मनाने की शुरुआत कब की गई थी? 2007 में। ये भी आ सकता है, गांधी जी से संबंधित कुछ भी आ सकता है। इफ यू नो यू नो। 69वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया था। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस बार इसकी थीम थी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके बाद वर्ल्ड नेचर डे को अगर हम देखें तो 3 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को। ग्रेट और स्मॉल वी लव देम ऑल थीम थी। वर्ल्ड स्पेस वीक ये 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन डे कब घोषित किया गया था मनाए जाने के लिए? मार्च 2022 में कहा गया था कि हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद वर्ल्ड टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को। नेशनल टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को। वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी दिवस ये 6 अक्टूबर को होता है। टुगेदर स्ट्रॉन्गर थीम थी। वैश्विक कपास दिवस कॉटन डे ये 7 अक्टूबर को होता है। इंडियन एयरफोर्सेस डे ये 8 अक्टूबर को होता है। इनका आदर्श वाक्य नभम स्पशम दीप्तम है, गर्व के साथ आकाश को छूना। और इस बार इसकी थीम थी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। इंडियन एयरफोर्स का हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जो गाजियाबाद में है, लार्जेस्ट एयरफोर्स स्टेशन है एशिया का, ध्यान रख सकते हैं यूपीजी के तौर पे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये 10 अक्टूबर को होता है। मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार इस बार थीम थी। उत्तम प्रथाओं के साथ विनिर्माण अभ्यास दिवस ये 10 अक्टूबर को पहली बार भारत सरकार ने इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर के मनाया है। ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आने लायक दिवस है। भारत सरकार ने पहली बार इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिल करके एंड इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर के नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डे मनाया था। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 11 अक्टूबर को। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी कि गठिया दिवस 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को। नेशनल सिनेमा डे 13 अक्टूबर को। पिछले साल हालांकि राष्ट्रीय सिनेमा दिवस जो है बनाया गया था 23 सितंबर को, ये ध्यान रखना। 23 सितंबर 2022 को बनाया था। इस साल जो है इसको बनाया गया है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर 2023 को। एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाते हैं 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल रूरल वीमेंस डे मनाते हैं। रूरल विमेन विद राइट्स इसी बार थीम थी। वर्ल्ड फूड डे ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये आपका 17 अक्टूबर को होता है। इस बार इसकी थीम थी डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये 20 अक्टूबर को। नेशनल सॉलिडारिटी डे 20 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को। 22वां वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को। डिफेंस सेक्शन में हम लोग देखेंगे इंडिया बांग्लादेश का जो एक्सरसाइज होता है इसको हम लोग बोलते हैं संप्रति, ठीक है, संप्रति। भारत और मलेशिया सेना के बीच अभ्यास जो होता है, सैन्य अभ्यास, उसको बोलते हैं हरिमऊ शक्ति। ये इस बार भारत में हुआ था उमरोई में, उमरोई कैंटोनमेंट मेघालय में। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गल्फ ऑफ गिनी में हुआ था। मिलिट्री एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल ये वेल्स ब्रिटेन में। 3-5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने ब्रिटेन में के वेल्स में जो ये कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता हुई थी इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ये ध्यान रख सकते हैं। इंडियन आर्मी की 3/5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर ने जो है कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। ऑपरेशन अजय ये इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत सरकार ने इजराइल से लौटने के लिए इच्छुक भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। कई सारे ऑपरेशंस भारत सरकार चलाती रही, जैसे ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए, ऑपरेशन अजय चल रहा है, ठीक है। कई सारी मदद भेजने के लिए अभ्यास चलता रहा है, जैसे ऑपरेशन करुणा चला है और पहले ऑपरेशन वनीला चला था 2-3 साल पहले मडागास्कर के लिए। तो ये सब ऑपरेशंस भारत सरकार चलाती रहती है। आयरन बीम रक्षा प्रणाली काफ़ी चर्चा में है। आयरन बीम का यूज़ इजराइल करता है। इजराइल के आयरन बीम अपने आप में काफ़ी अच्छा जो है आयुध रक्षा प्रणाली है, यानी कि जो आने वाले अटैक्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की प्रणाली है। आयरन बीम का इस्तेमाल जमीन और समुद्री दोनों के लिए किया जा सकता है। आयरन बीम 1000 किलोवाट की क्षमता से लेजर बीम के साथ 7 किलोमीटर की सटीकता के साथ एक तो मतलब दाग सकती है
आयुध, और दूसरा ये है कि टैंक रोधी मिसाइल, रॉकेट, तोप, मोर्टार के हमलों को बेअसर करने के लिए भी इसको बनाया गया है। आयरन बीम काफ़ी चर्चा में आती रहती है, खासकर जब जो फ़लस्तीन वाला जब चीज़ें चलती हैं तो ये चर्चा में आ जाती है, इसराइल के आयरन बीम। पहला मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 गुवाहाटी असम में हुआ था। बस ये ध्यान रख सकते हैं, इसमें मतलब रक्षा प्रणालियों की प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशन होता है। इसराइल द्वारा युद्ध जो गाज़ा और लेबनान में जो है सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया था, वाइट फॉस्फोरस का। इसमें कहा गया था कि इजरायली फोर्सेस जो है वाइट फॉस्फोरस का यूज़ कर रही हैं युद्ध में। हालांकि इजरायली मिलिट्री ने इस बात को नकारा है और उन्होंने कहा था कि सिविलियंस को हमने नहीं टारगेट किया है वाइट फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली। वाइट फॉस्फोरस इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि काफ़ी डेडली वीपन ये माना गया है और बहुत ज़्यादा ये ह्यूमन बॉडी को बर्न कॉज कर सकता है। इसकी स्मेल जो है गार्लिक की तरीके की निकलती है और ऑक्सीजन में आने से तुरंत इसमें विस्फोट होता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो किसी की बॉडी अगर 10% भी वाइट फॉस्फोरस से बर्न हो गई, बहुत मुश्किल है उसको बचा पाना। इंडियन नेवी को अपना तीसरा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जहाज मिल गया है जिसका नाम है इम्फाल। इम्फाल का जलावतरण कहाँ पे किया गया है? मुंबई में, ये ध्यान रखना है। 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का तीसरा स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर मुंबई के मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है मुंबई में। सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी ये बाइकर्स क्रॉस कंट्री अभियान हम लोग कह सकते हैं, कैंपेन कह सकते हैं इसको। हरी झंडी दिखाई गई लाल चौक श्रीनगर से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से सीआरपीएफ ने यशस्विनी जो ये सीआरपीएफ महिला बाइकर्स का समूह है इसको ग्रीन फ्लैग दिखाया है। ताइवान की पहली डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन हाईकुन इसको अनवील किया गया था। काओशिंग नामक जो सिटी है ताइवान में, ताइवान के सदर्न पोर्ट सिटी है ये काओशिंग, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। सागर मैत्री 4 जो कि किसी डिफेंस एक्सरसाइज के लिए नहीं गया है, लॉन्ग टर्म साइंटिफिक पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन स्थापित करने के उद्देश्य से ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं, इंडियन ओशन रीजन में पड़ने वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाएगा हमारा जहाज़ जिसका नाम है INS सागर ध्वनि। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो गई इस पूरे इवेंट की कि मैत्री मिशन जो है, सागर मैत्री मिशन 4 में इसको चलाने के लिए हमारे किस जहाज़ को भेजा गया है? तो इस बार भेजा गया है INS सागर ध्वनि को, INS सागर ध्वनि, बस इतना ज़रूरी है। इसके बाद सियाचिन में पहले अग्निवीर की शहादत का मामला सामने आया था। पहले अग्निवीर कमांडो की शहादत हुई है, ड्यूटी पर शहीद होने वाले पहले अग्निवीर जवान बने हैं। इनका नाम है दिवंगत श्री गावते अक्षय लक्ष्मण। सियाचिन ग्लेशियर पर पहला मोबाइल टावर स्थापित किए जाने की बात कही गई है। सेना ने भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर पहली बार मोबाइल टावर एक लगाया है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के सहयोग से लगाया गया है। विभाव नामक एक एंटी टैंक माइंस जो है, विभाव नामक एंटी टैंक माइंस, इनको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है। एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक आयुध है और भारतीय सेना ने इसको अपने मतलब कह सकते हैं अपने पास शामिल कर लिया है। साइंस टेक में सबसे पहले हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ भारत का पहला UPI ATM इसको शुरू कर दिया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में इसको लॉन्च कर दिया गया है। कौन सी कंपनी इसमें सहयोग कर रही है? हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची के ACs वगैरह भी आते हैं, आपको पता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ पे इंडिया का पहला UPI ATM अनेबल किया गया था। मतलब आपको कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती कैश निकालने के लिए, आप UPI से ही कैश निकाल सकते हैं अपने अकाउंट में से, UPI ATM में से। यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा 1 इसको लॉन्च किया गया था। स्पेनिश स्टार्टअप जो है, स्पेन की स्टार्टअप PLD स्पेस ने दक्षिण पश्चिम स्पेन में दोबारा प्रयोग किया जा सकने वाला म्यूरा 1 रॉकेट छोड़ा था। यूरोप का पहला निजी रॉकेट प्रक्षेपण ये माना जाएगा किसी यूरोपियन कंट्री का। इमेजिंग सैटेलाइट है नूर 3, इसको लॉन्च किया गया। नूर 3 को लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा कासिम नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया है। कासिम यहाँ पे होगा। इसके बाद तिलापिया पायरोवायरस को अभी हाल में देखा गया है भारत में, तमिलनाडु के रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में वलजा के पास तालाबों में देखा गया है। वायरस भारत में पाया जाने वाला तीसरा देश है, मतलब भारत, जहाँ पे वायरस देखा गया है। इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? चाइना से मानी जाती है। 2021 में थाईलैंड में देखा गया, 2023 में अभी हमने अक्टूबर में इसको देखा है इंडिया में। हालांकि मानव को प्रभावित नहीं करता है, डरने वाली बात नहीं, ये तिलापिया मछली को प्रभावित करता है। नोकिया द्वारा बेंगलुरु में 6G लैब की स्थापना यहाँ पे की जा रही है। कहाँ पे? बेंगलुरु में अपने ग्लोबल R&D सेंटर में नोकिया ने आधिकारिक 6G लैब की शुरुआत भारत में कर दी है। अमेजॉन का पहला सैटेलाइट जो है जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा स्पेस में, उसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है यहाँ पे प्रोजेक्ट कुइपर।
प्रोजेक्ट कुइपर के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है इंटरनेट सर्विस जो है प्राप्त की जाएगी, स्पेस इंटरनेट सर्विस जिसको कह रहे हैं। तो स्पेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है सैटेलाइट किसने जो है लॉन्च किया है, तो उसका नाम ध्यान रखिएगा कंपनी का, अमेजॉन का। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट, इसको बनाया है चाइना ने। ट्राइडेंट का फुल फॉर्म है ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। तो घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर क्या हुआ, बेसिकली एक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप हुआ मेनली। ये लॉन्ग टर्म मिशन है चाइना का, इसको बनाने का टारगेट 2030 तय किया गया है। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट की चाइना करेगा 2026 में। ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है ये चाइना का। और गगनयान का पहला टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 इसको कंडक्ट किया गया है। गगनयान मिशन को 2025 में लॉन्च करना है किसी तरीके से। वैसे तो इसमें कह रहे हैं कि 2024 के लास्ट क्वार्टर में प्रस्तावित है, लेकिन अब मान के चलिए 2025 से पहले लॉन्च नहीं होने वाला है। अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे अधिक दिन बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं अल नियादी। अल नियादी अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे अधिक दिन 186 दिवस बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं और अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले अरब यात्री हैं। अल नियादी ने जो है पद्मासन करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी वहाँ पे मनाया हुआ है। भारत की प्रथम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग ओटीजी रिंग को लॉन्च किया है एनपीसीआई के साथ मिलकर के। एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसका नाम है लिव क्विक। उन्होंने पहनने योग्य एक ओटीजी रिंग लॉन्च की है जिसके माध्यम से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नासा का साइकी मिशन जो है हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, इसका ओरिजिन ऑफ अर्थ जानना इसका उद्देश्य है नासा का। काफ़ी सारी थ्योरीज तो पहले ही पता लगा चुका है नासा, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी है। तो साइकी क्या है, साइकी बेसिकली एक एस्ट्रॉयड है, उसका अन्वेषण करेंगे और देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है। ठीक। तो साइकी इज बेसिकली एन एस्ट्रॉयड की टेस्टिंग करेगा नासा, जिससे पता चलेगा कि हमारा प्लेनेट अर्थ जो है कैसे बना है। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक एक टीके की खोज की है, वैक्सीन की, जो कोकीन और क्रैक की लत छुड़ाने के लिए कारगर हो सकता है। इसका परीक्षण अभी जानवरों में किया जा रहा है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो ने 371 दिन वापस बिता करके वापस लौटे हैं। और अभी तक जो नासा के मार्क वेंडी हाई का रिकॉर्ड था 355 दिवस स्पेस में बिताने का, उनका रिकॉर्ड भी टूट गया है। मार्क वेंडी हाई का जो रिकॉर्ड है, इसके बारे में यूपीपीसी 2021 पेपर में प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। तो ये अपडेट है। पोंटूस नामक एक नई टेक्टोनिक प्लेट खोजी गई है। 20 मिलियन वर्ष पहले ये गायब हो गई थी, बता रहे हैं। पोंटूस टेक्टोनिक प्लेट पूर्वी गोलार्ध के उत्तरी भाग में एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है और इसका आकार कुल मिलाकर देखें तो पैसिफिक ओशियन का 1/4 आकार का है। सेकंड मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M, इसको WHO का अप्रूवल मिल चुका है। इसको बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसके बाद विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर CBSE ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करने का उद्देश्य है सागर से सारांश सॉफ्टवेयर के थ्रू। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर टैगलाइन जिसकी है सागर से सारांश। वाल्कन 2020 प्रोजेक्ट या वल्कन 2020 प्रोजेक्ट ब्रिटेन का है। ये ब्रिटेन सबसे शक्तिशाली लेजर बनाना चाहते हैं। 2029 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। सूर्य की चमक से 10 लाख अरब गुना अधिक जो है लेजर बीम ये बनाना चाहते हैं। इसकी ऊर्जा जो है 20 पेटावाट करीब बता रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा एक अबाबील नामक मिसाइल परीक्षण किया गया है। 2200 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है। और वेपन सिस्टम को खासतौर पर जो S-400 जैसे भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसका मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है अबाबील मिसाइल। ऑब्जरीज में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जरी है हमारे भारत के हरित क्रांति के जनक जिनको बोलते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनका निधन हुआ है। 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 1967 में पद्मश्री पुरस्कार, 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, 1972 में पद्म भूषण और 1987 में प्रथम वैश्विक खाद्य पुरस्कार इन्हें मिला। 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनको भारत रत्न अभी नहीं मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि इन्हें मिलना चाहिए। बिशन सिंह बेदी पूर्व भारतीय क्रिकेटर, स्पिन बॉलर थे। टेस्ट क्रिकेट में कुल 266 विकेट इन्होंने अपने नाम किए हैं। MS गिल पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये नहीं रहे। 2000 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनकी एक किताब है, किताब छपी थी इन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। इसके बाद मार्टी आहतिसारी, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति ये नहीं रहे। और रिचर्ड राउंडट्री, फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो इनको कहा जाता है हॉलीवुड में। रिचर्ड राउंडट्री ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन पे आ जाएंगे, काफ़ी सारे स्कीम्स कैंपेन यहाँ पर राज्यों की, केंद्र की, और कैंपेन कई सारी गाइडलाइन, बहुत सारी चीज़ें, कमेटी वगैरह चर्चा में रही, इनको बात कर लेते हैं।
स्कूलों में सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस जो आई हैं उसको पहले तो क्या नाम दिया गया है, उम्मीद नाम दिया गया है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स टू प्रिवेंट सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स, उम्मीद। उम्मीद का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथसाइज, एम्पावर, ये है उम्मीद का फुल फॉर्म। और डेवलप, डी से डेवलप। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन यहाँ पे जारी की है कि इन गाइडलाइंस को हर स्कूल को फॉलो करना होगा, जिसका नाम उम्मीद है, और इसकी जिम्मेदारी स्कूल्स को दी गई है कि गाइडलाइन हर हाल में स्कूल्स फॉलो करें। इसके बाद संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम पहल, जॉइंट स्पेस वेंचर इनिशिएटिव, ये I2U2 कंट्रीज ने यहाँ पे चलाया है कि स्पेस के क्षेत्र में संयुक्त तौर पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। I2U2 कंट्रीज में कौन कौन आते हैं? इंडिया आता है, इजराइल आता है, UAE आता है और US आता है। आर्टेमिस समझौते में सभी हस्ताक्षरकर्ताओं देशों ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, जॉइंट स्पेस वेंचर की घोषणा की है। मेरा युवा भारत या फिर MY इंडिया, ये कैंपेन शुरू किया गया है। बेसिकली उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ यूथ, जो यूथ पॉलिसी है लेटेस्ट, जिसमें 15 से 29 वर्ष के लोगों को युवा माना गया है नेशनल यूथ पॉलिसी में, उनके लिए यहाँ पे काम किए जाएंगे। स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव, ये NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इंडसइंड बैंक ने शुरू किया है। 60,000 युवाओं को 5 साल की अवधि में सशक्त बनाया जाएगा, और खासकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इसके माध्यम से प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है। कौन सा इसमें सहयोग कर रहा है बैंक? इंडसइंड बैंक। इसके बाद मत्स्य संपदा जागृति अभियान ये चलाया गया था, मत्स्य संपदा जागृति अभियान। इसके साथ ही एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था कोच्चि में। मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग ने कोच्चि में मत्स्य संपदा जागृति अभियान पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। और मत्स्य संपदा जागृति अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? इंदौर, मध्य प्रदेश से, ये ध्यान रखिएगा। मत्स्य संपदा योजना कब आई थी? 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी PM मोदी जी के द्वारा, ये भी ध्यान रखिए, बस इतना काफ़ी है। ये आपका जागृति अभियान 6 महीने तक चलेगा, 108 कार्यक्रम करीब इसमें आयोजित होने हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के संबंध में 1 महीने तक चलने वाले अभियान कौन कौन से हैं? 1 महीने तक ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के संबंध में अभियान चल रहे थे। 100 से अधिक कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी इस आयुर्वेद अभियान में, ये ध्यान रख सकते हैं। और इसकी थीम ध्यान रख सकते हैं, बहुत जरूरी है, एवरीडे आयुर्वेद फॉर एवरीवन, हर दिन सबके लिए आयुर्वेद, ये थीम थी। 8वां ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस था, कब बनाया गया था? 10 अक्टूबर 2023 को। प्रोजेक्ट उद्भव, ये रक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है जो नवीन चुनौतियां हैं रक्षा संबंधित, उसको भारतीय ज्ञान प्रणाली से निपटना है, भारतीयकरण को बढ़ावा देना है, यहाँ पर इंडियनाइजेशन को। आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करना है हमको। प्रोजेक्ट उद्भव रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा। आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? PM मोदी जी ने किया है। गुजरात मध्य प्रदेश के 25 लाख से अधिक निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाले FM प्रसारण तक पहुंच प्रदान हो सकेगी इसके माध्यम से, दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से। जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, ये किस नदी पर बन रही है? ये बन रही है गोला रिवर पर, जो कि रामगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की परियोजना है जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सघन मिशन इंद्रधनुष मिशन 2014 शुरू हुआ है, और लगातार इसके 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, अब 5वां इंद्रधनुष मिशन आया है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष 5.0 कैंपेन का उद्देश्य क्या था? इंक्रीज वैक्सीनेशन कवरेज फॉर ऑल वैक्सीन प्रोवाइडेड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी वैक्सीन लगती हैं उसको, उसके कवरेज को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ये है यहाँ पे इंद्रधनुष मिशन 5.0 का मुख्य उद्देश्य। राष्ट्रीय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की उत्पत्ति कैसे हुई उसको समझते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन आया था, ये मोस्टली अर्बन था, रूरल में ज़्यादा रीच इसकी नहीं हो पाई थी 1978 में। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सबसे पहले अगर हम देखें अपने प्रेजेंट स्वरूप में कब आया था? 1985 में आया था, ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1985 में। इसका उद्देश्य था मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी यहाँ पर कंट्रोल करना, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस से, ऐसी डिसीजेस से प्रिवेंट करना जिसको वैक्सीन से रोका जा सकता है। हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अब इस समय कितने डिसीजेज हैं? सबसे पहले 6 थी, लेकिन अब 8 हो गई हैं, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा इनका, ये भी आ सकता है। BCG है, OPV है, और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगती है, DPT की लगती है, मीजल्स की लगती है, टिटनेस की लगती है, और JE वैक्सीन ये हाई डिसीज बर्डन डिस्ट्रिक्ट में लगती है, लाइफोसाइज्ड वैक्सीन और HIV की वैक्सीन लगती है।
तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब आया था? सबसे पहले 1985 में। सबसे पहला मिशन इंद्रधनुष का फर्स्ट प्रोग्राम सबसे पहले आया था, फर्स्ट फेज 2014 दिसंबर में। राज्य की योजनाओं समितियों के बारे में बात कर लें तो सबसे पहली यहाँ पे योजना ही है आकांक्षी नगर योजना, एस्पिरेशनल सिटी प्लान। ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जारी की है अपने यहाँ के सिटीज़ के लिए, उत्तर प्रदेश के सिटीज़ के लिए। 762 यूएलबीज जो हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि नगरीय निकाय हैं, इनमें से 100 आकांक्षी नगर निकायों को चुना जाएगा और 16 मानकों के आधार पर इसका चयन होगा। 31 मार्च 2026 तक योजना लागू की जाएगी और बाकायदा इसमें डेवलपमेंट होगा। आकांक्षी का मतलब जहाँ पर भी आएगा एस्पिरेशनल, यानी कि पिछड़ा। पिछड़ा शब्द का यूज़ नहीं करती है हमारी सरकार आजकल, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस जो है नकारात्मकता नहीं रहनी चाहिए। पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एस्पिरेशनल है। तो 762 में से जो सबसे पिछड़े जो यूएलबीज हैं, यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, उनको लेकर के एस्पिरेशनल यूएलबीज हैं बेसिकली, उनका डेवलपमेंट किया जाना है। एक क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जो यूएलबीज से सिलेक्ट किए जाएंगे पिछड़े यूएलबीज, उसमें पॉपुलेशन 20,000 से लेकर 1 लाख तक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ये ओडिशा गवर्नमेंट लाई है, ओडिशा में माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो चल रही है मध्य प्रदेश में, तो उसके जो लाभार्थी हैं उनको ऑटोमेटिकली आवास का फायदा अब दिया जाएगा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। योजना का पहले क्या नाम था? ये एमपीपीसीएस जो होने वाला है प्रीलिम्स, उसमें पूछ सकते हैं। पहले इस योजना को कहा जाता था मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें बेसिकली 3 हॉर्स पावर की क्षमता के कृषि पंप कनेक्शन किसानों को दिए जाने वाले हैं। खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर ये पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। ये स्कीम 2 साल के लिए चला जाने की बात कही गई है मध्य प्रदेश में। लेक लड़की योजना, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट लाई है। इसके तहत 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों की बेटियों को 1,01,000 रुपए डिफरेंट फेजेस में दिए जाएंगे, जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई पूरी होने तक। स्पोर्ट्स करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। ISSF राइफल पिस्टल, यानी कि ये आपकी निशानेबाजी प्रतियोगिता, ये हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। इटली यहाँ पर टेबल टॉपर था। भारत को यहाँ पर 5वीं रैंक मिली थी। भारत, फ्रांस, जर्मनी सब संयुक्त रूप से 5वें पर थे। स्वर्ण पदक भारत ने इसमें जीते थे 1, रजत 1 और कुल पदक यहाँ पे 2 रहे थे। तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? इलावेनिल वलारिवन ने जीता था। इलावेनिल वलारिवन जो है ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? ये खेलती है निशानेबाजी का, यानी कि शूटिंग का। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये आ भी चुका है बीपीएससी में, पहले आ चुका है। 53वां ISSF विश्व चैंपियनशिप ये हुई थी। इसका आयोजन हुआ था बाकू, अजरबैजान में। तो इसमें ऐसा होता है कि कई बार आपसे नहीं पूछते हैं कि इंडिया ने कितने स्वर्ण कितने कांस्य जीते, या फिर कई बार मेडल टैली भी को ना पूछे। आपसे जो ये खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं ये पूछ सकते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से एसोसिएटेड खिलाड़ी हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, अखिल शोराण, शिवा नरवल, ईशा सिंह, मेहुली घोष, तिलोत्तमा सेन, रामिता, रिदम सांगवान, मनु भाकर, ईशा सिंह, ये कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं? ये सभी शूटर्स हैं, शूटिंग से एसोसिएटेड ये पर्सन हैं। इनके नाम एक बार देख लीजिए। आप बाकी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं, कितने कितने मेडल आए, ये सब चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल ने। ग्लेन मैक्सवेल ने अपना जो सेंचुरी पूरा किया था नीदरलैंड के खिलाफ, 40 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था। बाकी आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ ये पूछा नहीं जाता, आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद अबू धाबी मास्टर्स ये हुआ था प्रतियोगिता। इसमें विजेता मैट्स क्रिस्टोफरसन रहे थे। डेनमार्क के उपविजेता मार्क कैल्जॉव। उससे ज़्यादा जरूरी है महिला एकल में विजेता रही थी उन्नति हुड्डा भारत से, तो जरूरी है, आ सकता है। इन्होंने हराया किसको था? सामिया इमाद फारूकी को, जो कि भारत की हैं, ठीक। और विमेंस डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो, जो कि भारत की जोड़ी है, इन्होंने हराया था जोली फिन इप्सन और माई सौरो को, जो कि डेनमार्क की जोड़ी है। हैदराबाद में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया था, और लेकिन तमिलनाडु राज्य नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री तारक रामराव ने ये किया था। ये इनोवेटिव ट्रैक को हेल्थ वे नाम दिया गया है। ये अब तक विश्व का दूसरा ऐसा ट्रैक है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में ये बना है, भारत का पहला और विश्व का ऐसा दूसरा। जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप ये हुई थी, इसको आप छोड़ सकते हैं, नहीं जरूरी है। T20 में शतक बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यशस्वी जायसवाल। T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। 21 साल 279 दिनों में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ज्यूरिख डायमंड लीग ये हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता था जैक वॉल्डेक्स ने, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। रजत पदक यहाँ पर सिल्वर जीता था नीरज चोपड़ा ने। डायमंड लीग ये एक और हुई थी, डायमंड लीग ये यूजीन अमेरिका में जो हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक जैकब वॉल्डेक्स ने फिर से जीता और रजत पदक फिर से नीरज चोपड़ा ने जीता।
तो ये लगातार 2 ये डायमंड लीग हुई थी, इनको ध्यान रखिएगा। एक ये हुई थी अमेरिका में और एक ये हुई थी स्विट्जरलैंड में। लॉस एंजल्स ओलंपिक में T20 क्रिकेट को शामिल कर लिया है। 5 स्पोर्ट्स कुल मिलाकर शामिल किए गए, जिसमें से एक T20 क्रिकेट है, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया गया है। क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया है, तो इसका मतलब ओलंपिक खेलने हमारी भारतीय क्रिकेट टीम भी शामिल होगी लॉस एंजल्स 2028 में। मैराथन में विश्व रिकॉर्ड ये बनाया है केन्या के केल्विन किप्टम ने। केन्या के ही खिलाड़ी एलियूड किपशोगे का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया है। भारत का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए भारत के प्रथम उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस सेंटर का नाम रखा जाएगा। 19वें एशियन गेम्स ये हुए थे हांगझोउ में, चाइना में। ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर बिग लोटस चाइना में। शुभंकर इसके 3 रोबोट्स थे, शेन, क्वांग और लियान। शेन, क्वांग और लियान, ये 3 शुभंकर थे। रोबोटों का समूह था ये कुल मिलाकर के। 2022 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे 1 साल के लिए टाला गया था, आपको पता है। तो इसी वजह से हम एशियन गेम्स 2023 में जो हुए हैं उन्हें एशियन गेम्स 2022 कह रहे हैं। और 2 नए खेल इसमें शामिल किए गए थे, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। भारत ने 100 से अधिक पदक एशियन गेम्स में पहली बार जीते हैं। 100 से अधिक पदक जीतने वाला भारत चौथा देश एकमात्र बन गया है। मतलब 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने 100 से अधिक पदक जीते हैं। भारतीयों ने सबसे ज़्यादा पदक किस इवेंट में जीते हैं? एथलेटिक्स में। ध्यान रखिएगा, एथलेटिक्स में कुल 29 पदक आए हैं। महिला क्रिकेट और एयर राइफल शूटिंग में, दोनों ही स्पोर्ट्स इवेंट में एशियन गेम्स में पहली बार स्वर्ण पदक आया है भारत का। और कंपाउंड आर्चरी में भारत ने सभी प्रतियोगिताएं इस बार जीती हैं। एशियाई खेल में पुरुष बैडमिंटन में पहली बार रजत पदक एक आया है, चाइना को हराया गया था इसमें। और एशियन गेम्स 2022 में 100 मीटर की हर्डल रेस में एक विवाद हुआ था। भारत की प्लेयर ज्योति यारा जी को पहले मतलब हरा दिया गया था, लेकिन फिर उनको सिल्वर मेडल दे दिया गया था, क्योंकि जिसको सिल्वर मिला था उन्होंने फॉल स्टार्ट करी थी। ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मेजर हाइलाइट्स ये रहे थे। और समापन समारोह में पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश, जो कि केरल को बिलोंग करते हैं, भारत के ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बीरर थे। अगर हम पदक तालिका देखें तो पदक तालिका में टॉप पर चीन है, कुल मिलाकर 383 पदक इनके नाम है, ठीक है। जापान यहाँ पर 189 पदक के साथ सेकंड पर है। 190 पदक के साथ यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया यहाँ पे थर्ड पे। भारत चौथे स्थान पर है 107 पदक के साथ। भारत की ओवरऑल रैंक कितनी है? 4th। ये स्वर्ण कितने? 28, रजत 38, कांस्य 41 और कुल 107। ये मेडल टैली थोड़ा सा इस बार देखना पड़ेगा आपको, भारत वाला जरूर देख लीजिएगा। भारतीय टीम ने कई सारे पदक जीते हैं, लेकिन जो मेजर हाइलाइट्स है वो हमने यहाँ पे ले लिया है। जैसे इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान पक्का कर लिया है। और ये सब टीमें भारत की जो जीती थी। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इतना आपको ध्यान रखना काफ़ी है एशियन गेम्स में। T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजी कौन बने? आप सोचेंगे ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर होगा, न्यूजीलैंड का होगा, इंडिया का हो सकता है, साउथ अफ्रीका। नहीं, नेपाल के प्लेयर दीपेंद्र ऐरी ने मात्र 9 गेंदों में, सही लिखा है, 9 गेंदों में 50 रन बना लिए हैं। मंगोलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बनाया गया था। T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनाया गया है कुशल मल्ल के द्वारा 34 गेंदों में। नेपाल के ही जो कुशल मल्ल है उन्होंने 34 गेंदों में मंगोलिया के खिलाफ अपना शतक लगाया था। समिट्स हम देख लेते हैं। समिट्स में सबसे पहले अर्बन शिफ्ट एशिया फोरम ये हुआ था न्यू दिल्ली में। 8वां पूर्वी आर्थिक मंच ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ये व्लादिवोस्तोक रशिया में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से गए थे सर्बानंद सोनोवाल। 14वें वैश्विक मसाला कांग्रेस यानी स्पाइस कांग्रेस का आयोजन हुआ था वाशी नवी मुंबई में ही होता है ज़्यादातर मसाला कांग्रेस का आयोजन, तो ये ध्यान रख सकते हैं। प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाएं इसका थीम था, यानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन लैंग्वेजेस। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। संकल्प सप्ताह कार्यक्रम भारत मंडपम में हुआ था। 329 डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे देश के, उसके 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम चलेगा संकल्प सप्ताह। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। लीनियंसी प्रोग्राम एंड डिजिटल इकोनॉमी नामक एक रिपोर्ट अभी ब्रिक्स ने संयुक्त दस्तावेज के रूप में जारी की है। और विषय था इस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस समिट का प्रतिस्पर्धी कानून और नीति के नए मुद्दे, यानी ये था न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सम्मेलन ये हुआ था पैलेर्मो इटली में। 46th पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ।
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अभी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको अधिसूचित किया है। पहली तरीके का बाजार आधारित उपकरण है। इसका उद्देश्य है बाजार आधारित प्रोत्साहन के माध्यम से सकारात्मक पर्यावरणीय योगदान को प्रोत्साहित करना। मिशन लाइफ जो है पीएम मोदी जी का जो कह सकते हैं ब्रेन चाइल्ड है, उसको मेन स्ट्रीम करने का उद्देश्य है, इसका मार्केट ओरिएंटेड बनाने का उद्देश्य है। केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट का 16वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ये हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। इसके साथ ही 17th केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2027 जो होगी वो भारत में होगी, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से हमने इसको लिया है। 2027 में जो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट्स होगी वो इंडिया में होगी। नवा G20 संसदीय शिखर सम्मेलन का संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ था। G20 सदस्य बनने के बाद अफ्रीकन यूनियन पहली बार P20 सम्मेलन में शामिल हुआ था। G20 की अध्यक्षता अब भारत से रोटेट होकर के किस कंट्री को चली गई है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अध्यक्षता किससे मिली है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 14th ग्लोबल स्किल्स समिट, इसका आयोजन दिल्ली में। थीम थी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्किल्स एम्पावरिंग यूथ और बिल्डिंग द फ्यूचर। नेशनल हैकाथॉन विमर्श नई दिल्ली में हुआ था। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा पुलिस के लिए 5G टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल पर यह राष्ट्रीय हैकाथॉन विमर्श का आयोजन हुआ था। आरोग्य मंथन कार्यक्रम 2023 नई दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के 5 साल पूरे हुए। भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के 2 साल पूरे हुए, तो इसके उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। 27वीं वर्ल्ड रोड कांग्रेस 2023, इसका आयोजन हुआ प्राग, चेक रिपब्लिक में। ISA स्टील इंफ्रा बिल्ड समिट 2023 लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। गगनयान मिशन समीक्षा बैठक में पीएम मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। इसमें देखा गया था कि अब आगे भारत के स्पेस मिशंस क्या हैं, उनकी प्रगति कैसे होगी। इसमें कहा गया है कि कंफर्म लॉन्च यहाँ पर किया जाए गगनयान का 2025 में। 2024 के एंड तक करने की बात कही गई थी, लेकिन ये कहा गया है कि 2025 तक हर हाल में लॉन्च की पुष्टि की जाए। ठीक, और ये कहा गया है कि टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट इसरो का है, इंडियन स्पेस सेंटर भारत का बनना चाहिए 2035 तक, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र जिसको कहा जा रहा है, और फर्स्ट इंडियन जो कि मून पर जाएगा 2040 तक। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया के। भारत अभी तक क्वाड कंट्रीज के साथ, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ 2+2 डायलॉग करता था। 2+2 फॉरेन डायलॉग अब हमने ब्रिटेन के साथ भी शुरू किया है। तो हमसे ये पूछेंगे कि हमने किस नए कंट्रीज के साथ 2+2 करना शुरू किया है डायलॉग? ब्रिटेन के साथ। ठीक है, 2+2 फॉरेन और डिफेंस डायलॉग ब्रिटेन के साथ हमने अक्टूबर में सबसे पहले किया है। पहली बार मतलब ब्रिटेन के साथ अक्टूबर में किया है। उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2.0 कार्यक्रम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है वो इसका आयोजन करेगा। इसका आयोजन होना है दिसंबर में। बेसिकली 10 पार्टनर कंट्री आएंगे और बहुत सारे अन्य संस्था कंपनी इसमें शामिल होंगे। ये दिसंबर में बहुत बड़ा इवेंट लखनऊ में होने जा रहा है। इसके बारे में लखनऊ में मतलब हम दिसंबर में भी देखेंगे डिटेल्स और सारा। एशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग ये इस्तांबुल में हुआ था, तुर्की में। 141वां सत्र यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ये कहाँ पे हुआ? मुंबई में। इससे पहले भारत में कब सत्र हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? IOC का 86वां सेशन ये हुआ था न्यू दिल्ली में 1983 में। लेकिन अभी कहाँ पे हुआ? मुंबई में 141वां सेशन। भारत ने अपनी बिड पेश की है 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए। देखते हैं क्या होता है। SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की बैठक ये बिश्केक में हुई थी, किर्गिस्तान में। लेकिन SCO की अध्यक्षता 2023-24 के लिए कजाकिस्तान के पास है, ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान के पास नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। 2023-24 में अध्यक्षता SCO की मतलब भारत से किसने प्राप्त की है? कजाकिस्तान ने। फ्री फ्रॉम फंक्शनल फूड एक्सपो ये हुआ था दुबई में। ठीक है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ये 20 से 21 सितंबर में हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ समिट ये इस बार हुई है 2023 की बर्लिन जर्मनी में 15 से 17 अक्टूबर के बीच। भारत ने 75/25 पहले शुरू की है, जिसका उद्देश्य है 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उनको स्टैंडर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। वर्ल्ड हेल्थ समिट की थीम थी अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी किर्गिस्तान के बिश्केक में। ट्रेड और फाइनेंस मिनिस्टर्स की संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई थी, इसमें भारत की तरफ से गई थी अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल भारत की तरफ से वर्चुअल तौर पे शामिल हुई थी बेसिकली, लेकिन ये बिश्केक किर्गिस्तान में ये आयोजन हुआ था इसका। 5वीं मॉस्को प्रारूप परामर्श बैठक ये कजान में हुई थी रशिया में। भारत, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए थे। 16वां एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस ये हुआ था कोच्चि केरल में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन हुआ था BKC मुंबई में, और देश की सबसे बड़ी मैरीटाइम सभा के रूप में इसको जाना जाता है। ये 3rd एडिशन था आपका ग्लोबल मैरीटाइम समिट का। तो फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट भी मुंबई में हुआ था 2016 में। 2016 वाला हुआ था मुंबई में।
सेकंड वाला ये हुआ था 2021 में, ये वर्चुअल तौर पे हुआ था क्योंकि कोविड वगैरह चल रहा था सेकंड वेव, तो ये वर्चुअल तौर पे हुआ था। थर्ड ये हो रहा है दोबारा मुंबई में, तो ध्यान रखिएगा। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पे आ जाएंगे। यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट में बताया गया था कि विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ देश की सूची में टॉप पर है स्विट्जरलैंड, कुल 6 बार लगातार दूसरी बार इनको टॉप पे रखा गया है। कनाडा सेकंड पर, स्वीडन थर्ड पर, भारत को 30वें स्थान पर रखा गया है बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में। टोटल 87 में से भारत को 30वां स्थान यहाँ पे दिया गया है। 2022 की रिपोर्ट में 31वां स्थान दिया गया था। 15वीं वैश्विक पेंशन सूचकांक आई है मर्सर्स CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के द्वारा। तो पेंशन के मामले में टॉप पर यहाँ पर है नीदरलैंड, सेकंड पर आइसलैंड, थर्ड पर डेनमार्क। पेंशन सूचकांक में अंतिम देश है अर्जेंटीना और 45वां स्थान यहाँ पे भारत को दिया गया है 45। 2022 में इंडिया को स्थान दिया गया था 41वां 41। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग ये आ सकता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है, IMD का है कुल मिलाकर। इंडिया को 52वीं रैंक मिली थी 2022 में, ध्यान रखना है, और इंडिया की रैंक 2023 में है 56वीं। इंडिया की रैंक है 56वीं टैलेंट रैंकिंग में। टॉप पर है स्विट्जरलैंड, फिर लक्समबर्ग, फिर आइसलैंड। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची टाइम मैगजीन के द्वारा। तो टॉप पर इन्होंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट को, फिर एप्पल को, फिर अल्फाबेट को। अल्फाबेट क्या है? गूगल की पेरेंट कंपनी है। भारतीय IT कंपनी इन्फोसिस को शीर्ष 100 में एकमात्र कंपनी ग्रुप में शामिल किया गया है। टॉप 100 में इन्फोसिस की रैंक है 64th, ठीक है, 64th। बाकी और कंपनियां जैसे विप्रो शामिल है 174 पर, 210 में महिंद्रा, 248 में रिलायंस, HCL 262 में, HDFC 418 में, WNS ग्लोबल सर्विसेज 596 में, ITC 672 में। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स ये साइबर सिक्योरिटी कंपनी नॉर्ड लेयर के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें टॉप पर है डेनमार्क। भारत को इसमें 64वें स्थान पर रखा गया है 108 कंट्रीज में से। वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट्स की लिस्ट आई है एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम के द्वारा। तो इसमें सबसे समय पाबंद एयरपोर्ट की सूची में कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का ये टॉप पर है, ये ध्यान रख सकते हैं। विकास के प्रति प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें टॉप पर है स्वीडन, सेकंड पर जर्मनी, थर्ड पर नॉर्वे, और भारत को इसमें रखा गया 38वें स्थान पर 38 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो का आता है, इसमें शीर्ष 3 देशों में स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, अमेरिका है। भारत को इसमें रखा गया है 40वें स्थान पर। सरप्राइजिंग बात यह है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भी भारत 40वें स्थान पर ही था, ये ध्यान रखिएगा। 2022 में भी 40वें स्थान पर है भारत, और 2023 में भी। ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स IQ एयर का आया है, इसमें शीर्ष 3 देशों में टॉप पर बीजिंग, यानी जहां पर वायु गुणवत्ता सबसे खराब है वो है शीर्ष रैंकिंग यहाँ पे, सेकंड पर मुंबई और थर्ड पर कराची। 12 हुरून इंडिया की रिच लिस्ट आई है, इसमें टॉप पर रखा गया है मुकेश अंबानी को, सेकंड पर गौतम अडानी एक बार फिर से आ गए, थर्ड पर साइरस पूनावाला। ब्रांड्स इंडिया रैंकिंग 2023 आई है कंतार की, इसमें 3 सबसे मूल्यवान ब्रांड बताया गया है। टॉप पर TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सेकंड पर HDFC बैंक और थर्ड पर इन्फोसिस। वैश्विक भूख सूचकांक आ गया है कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर लाइफ का। सबसे पहले तो ये समझिए कि 4 संकेतकों पर आधारित होता है: कुपोषण, नाटापन, वजन में कमी और बाल मृत्यु दर। अंग्रेजी में देखें तो 4 ये है पैरामीटर्स: अंडर न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ये शामिल होते हैं। ये रट लीजिए, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद टॉप पर कौन है? शीर्ष 2 देश हैं बेलारूस और मतलब सेकंड पर संयुक्त रूप से हैं बोस्निया और हेर्जेगोविना। यहाँ पर हंगर इंडेक्स सबसे अच्छा है, यानी कि यहाँ पर बच्चे भूख से कम मरते हैं, भूखमरी कम है। और भारत को इसमें 111वें स्थान पर रखा गया है। इंडिया ने हमेशा की तरह इस रिपोर्ट को नकार दिया है कि इसमें गलत डेटा बताया गया है। और इसमें आप देखेंगे बांग्लादेश से भी नीचे, पाकिस्तान से भी नीचे, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका से तक नीचे इसमें रखा गया है भारत को। भारत को 2022 के इंडेक्स में 107वें स्थान पर रखा गया था, ध्यान रखिएगा। कुल देश इसमें कितने इंक्लूड किए गए? 125, ठीक है। व्यापार और विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इंडिया एजिंग रिपोर्ट ये UNFPA ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2050 तक भारत में हर 5 में से 1 शख्स जो है बुजुर्ग व्यक्ति होगा, ये इसमें कहा गया है। बाकी UNFPA की डिटेल्ड रिपोर्ट हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं अप्रैल या मई मंथ के करंट अफेयर में, ठीक है, आप देख लीजिएगा, वो अलग से वीडियो बना था। जॉइंट ढाका डिक्लेरेशन आई है क्लाइमेट चेंज पर। वर्ल्ड्स 46 लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज LDCs यानी कि 46 अल्प विकसित देशों के मंत्रियों ने ये ढाका डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज पर जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने एक्सपेक्टेशंस और प्रायोरिटीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो COP28 जो होने वाला है अबू धाबी में इस साल
नवंबर दिसंबर में, उसमें वो ये चीज़ें हाईलाइट जो करेंगे उसको ढाका डिक्लेरेशन में एक जगह पे लिख दिया है। ठीक है, कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ जो हैं जो ये यूएनएफसीसी का COP28 है, इससे क्या चाहती हैं, ये यहाँ पे एसोसिएटेड है ढाका डिक्लेरेशन। ढाका जो कंट्री है ये अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची, यानी कि विश्व की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनीज की लिस्ट आई है फोर्ब्स की। तो एनटीपीसी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय पीएसयू के रूप में शामिल किया गया है। 700 कंपनीज इसकी सूची बनाई है जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनीज हैं पीएसयूज के मामले में। तो पीएसयू के मामले में बेस्ट एम्प्लॉयर में एनटीपीसी को 261वें स्थान पर रखा गया है वर्ल्ड वाइड, और भारत से एकमात्र पीएसयू जो है इसमें लिस्ट में शामिल किया गया है फोर्ब्स की इस वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में। इंडिया एआई रिपोर्ट अभी जारी की गई है। इंडिया एआई जो है ये भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल 28 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। एक नॉलेज पोर्टल है, अनुसंधान संगठन के रूप में काम करता है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे हम लोग भुना सकते हैं, देश के विकास में कैसे संवर्धन कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम की संयुक्त पहल थी। तो इंडिया एआई जो संगठन बनाया गया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है, इंडिया एआई रिपोर्ट, ये है कुल मिलाकर के। उसके बाद इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट ये जो आई है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा। इसमें कहा गया कि भारत में 70% भूजल का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए किया जाता है, और जो टिपिंग पॉइंट्स हैं 6 जो इन्वायरमेंटल टिपिंग पॉइंट्स हैं उसमें ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भारत के लिए एक इन्वायरमेंटल टिपिंग पॉइंट हो सकता है। तो ये कहीं मेंस में आप मेंशन कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरी है प्री के लिए। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक आया है OECD की तरफ से। तो सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं, अगर कि माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट ही जारी कौन करता है, तो OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें ये कहा गया है कि भारतीयों को सबसे अधिक नागरिकता जो है कहाँ पर मिली, कनाडा में। 2021-22 में अमीर देशों की नागरिकता पाने में भारतीय सबसे आगे रहे हैं। विदेशी धरती पर नागरिकता लेने के मामले में भारतीय शीर्ष पर आते हैं। विपणन सीजन 2024-25 के लिए एमएसपी आ चुका है। एमएसपी यहाँ पे देख लीजिए, गेहूं के लिए कितना है, चना, जौ, दाल, मसूर, रेपसीड, कुसुम के लिए कितना है, ये देख लीजिए। एमएसपी जो है कितने क्रॉप्स के लिए आता है, 22 क्रॉप्स के लिए आता है एमएसपी, और एक क्रॉप यानी कि शुगर केन के लिए क्या आता है, FRP आता है, फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हर जगह। तो 22 क्रॉप्स 1 FRP, ध्यान रखिएगा। इटली में जन्म दर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 15 से 49 साल की महिलाओं की कमी है काफ़ी इटली में। तो प्रजनन करने वाली महिलाओं की बहुत कमी है, इस वजह से वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी बताया जा रहा है इस कमी को। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने स्टॉक ब्रोकिंग में प्रवेश किया है और अपना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शेयर मार्केट के नाम से लॉन्च किया है? तो शेयर मार्केट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है फोनपे ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, फोनपे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सितंबर 2023 में टाइफून जो सावला आया था, इसने कंसिडरेबल डैमेज किया सदर्न कोस्ट ऑफ गुआंगडोंग, चाइना में। सदर्न कोस्ट ऑफ गुआंगडोंग, चाइना में कंसिडरेबल डैमेज किया टाइफून जिसका नाम है सावला। तो ये कथन सही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने मिशन शक्ति कैफे यहाँ पे खोला है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मिशन शक्ति का एक भाग है, 4th फेज जो मिशन शक्ति चल रहा है उसका। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। ट्रांसजेंडर्स को समर्पित भारत की पहली समर्पित OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो फैसिलिटी है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? उसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD बनाया गया है ट्रांसजेंडर्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नदी उत्सव का आयोजन 2023 सितंबर में हुआ था न्यू दिल्ली में। नदी उत्सव का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। चीन द्वारा किस राज्य के 3 खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में प्रवेश देने से इंकार करने के विरोध में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एशियन गेम्स देखने चाइना नहीं गए थे? तो 3 खिलाड़ियों को यहाँ से मतलब वीज़ा नहीं दिया था चाइना ने। वो किसको बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, अरुणाचल प्रदेश। न्यामन वांगसू, अनिला तेगा और मेपुंग लांगबू को वीज़ा नहीं दिया था चाइना ने। ठीक है, तो ये फाइनली खिलाड़ी नहीं खेल पाए एशियन गेम्स हैंगजाऊ में। विश्व के सबसे महंगे सिक्के द क्राउन कॉइन के बारे में क्या सही है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की प्रथम डेथ एनिवर्सरी पर इस सिक्के को जारी किया है। सही। ये 4 किलोग्राम का सोने का सिक्का है, 192 करोड़ रुपए इसमें बनाने में लागत आई है इसको। सही। 6400 डायमंड इसमें एम्बेड किए गए हैं, जड़े गए हैं। तो ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पे सही है, डी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट।
कर्मा पूजा फेस्टिवल जो है कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कर्मा पूजा मनाया जाता है आपका झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, झारखंड। भारत का 54वां बाघ अभयारण्य कौन सा घोषित हुआ? ध्यान रखिए, एनटीसीए जब फाइनली नोटिफाई कर देता है तभी कोई टाइगर रिजर्व जो है वो माना जाता है कि वो घोषित हुआ है। ठीक है, जैसे 53वां कौन घोषित हुआ था? ये घोषित हुआ था रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। 54वां आ गया है दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा और 54वां टाइगर रिजर्व पूरे देश का ही बन चुका है। अभी धौलपुर करौली भी घोषित हुआ है, राज्य सरकार ने उसको पास कर दिया है, लेकिन एनटीसीए ने अभी नोटिफाई नहीं किया है। धौलपुर करौली जब नोटिफाई होगा एनटीसीए की वेबसाइट पे तो ऑटोमेटिकली वो 55वां बन जाएगा। ये मध्य प्रदेश का एरिया वाइज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ये होगा वीरांगना दुर्गावती। सागर, दमोह, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नाविक, जिसे भारतीय नक्षत्र मंडल का नेविगेशन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये 7 सैटेलाइट्स जो कि इसरो या फिर कह सकते हैं टोटल इंडिया के ऑपरेशन में है। प्रिसाइज नेविगेशन, जीपीएस से भी सटीक नेविगेशन प्रोवाइड कर सकता है नाविक। 1500 किलोमीटर रेंज बियॉन्ड बाउंड्री ऑफ इंडिया में, तो इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर तक जीपीएस की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर सकता है नाविक हमारा जो सिस्टम है, तो ये सही है। इसके बाद अफगानिस्तान ने 1 अक्टूबर 2023 को भारत में अपना दूतावास अर्थात जो कॉन्सुलेट कार्यालय बंद कर दिया। सही। नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियर पॉलिसी को अमेंडमेंट के थ्रू बूस्ट कर दिया है। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं परमाणु क्षमता को तेजी से बढ़ाने की नीति को संवैधानिक रूप से शामिल कर लिया है, तो ये भी सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा देश जिसने अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ कोरिया। आंसर डी है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज पुट अ बैन ऑन द कल्टिवेशन ऑफ पैडी वैरायटी पूसा 44? धान की किस्म पूजा 44 खेती में अगले साल किसने प्रतिबंधित कर दिया है? पंजाब ने इस वैरायटी को बैन कर दिया है। जो ये आपकी पैडी की वैरायटी है चावल की, धान की हम लोग कह सकते हैं, पंजाब ने बैन किया है। 24 सितंबर को पीएम मोदी जी ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 9 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था। डी यहाँ पे सही है, ये ट्रेन के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से उस राज्य का चयन करना है जो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है। ई कैबिनेट सिस्टम को लागू करने वाला त्रिपुरा चौथा राज्य बना है। 3 स्टेट जिन्होंने पहले इसको लागू कर लिया है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। 4th है त्रिपुरा जिसने ई कैबिनेट सिस्टम को लागू किया है। डी यहाँ पे सही है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना आदिवासी विश्वविद्यालय का नाम तेलंगाना में स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच प्रतिष्ठित माँ बेटी की जो जोड़ी है समक्का सरक्का, उसके नाम पर रखा जाएगा। समक्का सरक्का यूनिवर्सिटी जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है तेलंगाना में। 5 साल का बैन यहाँ पे जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP पे लगाया गया है। एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तानी एक्टिविटीज़ को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा ये बैन लगाया गया है 5 साल का। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी ने सुगम REC नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? REC से हमको पता चल रहा है REC ने इसको लॉन्च किया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, REC। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद अक्टूबर 2023 में चौथा राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में कब से कब तक किया गया? इसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। ये वेन्यू ध्यान रखिएगा, और इसका आयोजन हुआ 3 से 6 अक्टूबर के बीच। सी यहाँ पे सही है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगस्त 2023 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये सही कथन है। इसके बाद अमेरिकन कंपनी जो कॉर्निंग है, ये जो मोबाइल फ़ोन्स में जो ग्लासेस बनते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि फलां फ़ोन जो है उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 लगा हुआ है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है, विक्टस लगा हुआ है, विक्टस प्लस। तो इस तरीके से कॉर्निंग जो है ये मोबाइल फ़ोन्स के लिए ग्लास मैन्युफैक्चर करती है, स्मार्टफोन्स के लिए। तो ये अपना भारत में एक फैसिलिटी डालना चाहते हैं, कहाँ पे? तेलंगाना में। ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। सितंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इफ्को के भारत के अब तक के सबसे पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण कहाँ पे किया है? तो किया था गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, गांधीनगर। DAP का फुल फॉर्म है यहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट। अच्छा, एक चीज़ और इससे मिलती जुलती है, ये ध्यान रखना है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया था 2022 में, गुजरात में किया गया था, कलोल में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? कलोल में, गुजरात में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अपार 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID जो चर्चा में है, शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों में ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री शुरू करने के लिए अधिसूचित किया है। अपार
अब आर क्या है, बेसिकली स्टूडेंट आईडी बनेगी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की अवधारणा पर आधारित है कि हर स्टूडेंट की एक आईडी बनेगी जिसमें कई सारे जो उसके एजुकेशनल इकोसिस्टम के जो मतलब बैकग्राउंड रहा है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एकेडमिक जर्नी में उसकी जो अचीवमेंट्स रही हैं, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, क्या क्या कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया, कौन सी परीक्षाएं दी, उसको पास किया, कितने नंबर आए, सब एक ही जगह पर उस सीमलेसली उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे डिजी लॉकर जैसा आप इसको सोच सकते हैं, जैसे एडू लॉकर इसको कहा जा रहा है। एडू लॉकर डिजी लॉकर की अवधारणा पर आधारित है। डिजी लॉकर में हम क्या करते हैं, अपने सारे दस्तावेज जो है सुरक्षित कर देते हैं, बायोमेट्रिक से उसको लॉक कर देते हैं आधार से। तो एडू लॉकर जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स की सारी जानकारी को एक जगह पर इकट्ठा करेगा, उसको सिक्योर करके रखेगा। तो एडू लॉकर जो है ये डिजी लॉकर की अवधारणा पर आधारित स्टूडेंट्स के लिए आईडी बनाई जा रही है, सीमलेस एजुकेशन इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए, बेटर ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नीज एंड अचीवमेंट्स। तो ये सही है, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज केरल ने कोच्चि में वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण की मेजबानी की है इस साल, ये सही है। ये किसी नहीं कराया है, ध्यान रखिएगा, ये जरूरी हो सकता है। और अक्टूबर 2023 में वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को अप्रूव कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। बिहार का जो 4th कृषि रोड मैप है 2023 से 2028 उसको लॉन्च कर दिया गया है। इसमें ईयर बहुत जरूरी है, यही आपसे पूछ सकता है बीपीएससी की। जो 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप है उसका ईयर क्या है, 2023-2028। इसको लॉन्च किया गया है हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में क्या सही है, 28 से 29 सितंबर को नई दिल्ली में मनाया गया। ये बड़ा जरूरी है, बाहर नहीं मनाया गया, यहीं पर बनाया गया। इसको ऑर्गेनाइज किया था ICCR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने, और इसमें सहयोग था कोलंबिया, इक्वाडोर का और चिली का। एम्बेसीज जो कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली की हैं, ये आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, उनके सहयोग से बनाया गया था। ICCR के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, इन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट किया था फेस्टिवल को। तो ये सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। इसमें तीनों ही सही है, 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की जो हाई लेवल कमेटी अभी बनी है, इसमें कहा गया कि जहाँ जहाँ पर इंडिया यूज़ किया गया टर्म वहाँ पर भारत यूज़ किया जाएगा NCERT बुक्स में। और इसमें कहा गया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को यहाँ पर फोकस किया जाएगा और क्लासिकल हिस्ट्री पर फोकस किया जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री की जगह। तो ये सब कुछ चेंजेस आपको आने वाली NCERT की किताबों में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी इंडिया डैशबोर्ड जो है, इसका शुभारंभ किसने किया है? EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड, इसमें उपलब्ध होगी सारी जानकारी चार्जिंग स्टेशंस की, विभिन्न लोकेशंस में कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है, कहाँ पर आप चार्जिंग स्टेशन में पहुँचने से पहले अपनी स्पेस बुक कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड प्रोवाइड करेगा। इसको लॉन्च किया था श्री RK सिंह ने, सी यहाँ पे सही है, RK सिंह। अक्टूबर 2023 में बच्चों के कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल की शुरुआत किसने की है? तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का जो काम देख रही हैं, स्मृति जुबिन ईरानी, सी यहाँ पे सही है, सी। 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेंटर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया। आंगनबाड़ी के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि जो अवधारणा है ये किसका पार्ट है, किस स्कीम का पार्ट है बेसिकली। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो ICDS 1975, उसी का अंग है ये आपका आंगनबाड़ी सर्विसेज। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम जो आए हैं, इसके बारे में बताना है क्या सही है। जो ये आपके केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 थे, उन्हीं को संशोधन इसमें किया गया है, मतलब उन्हीं पर अमेंडमेंट इसमें किया गया है। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर पंजीकरणों के नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया शुरू की गई। पहले क्या होता था कि अगर मल्टी सिस्टम ऑपरेटर जब अपना व्यापार शुरू कर रहा है, बस एक बार रजिस्टर करवाना पड़ता था, लेकिन अब रिन्यूअल की ज़रूरत होगी अपने लाइसेंस की, अपने रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन जो है 7 से 2 मंथ के बीच, मतलब जब रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला होगा तो 7 से 2 महीने के बीच उसका रिन्यूअल कराना होगा। हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं, डी। अक्टूबर 2023 में किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को GI टैग प्रदान किया गया? बसोहली पश्मीना GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर डी। बसोहली फेस्टिवल करके भी एक मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, डी। चौथे वैश्विक सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में क्या सही? वाशिंगटन DC में चौथा वैश्विक सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया था, आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान द्वारा इसको जो है मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया गया। विश्व वैश्विक संस्कृति का ओलंपिक कहा जाता है इसको, और वैश्विक सांस्कृतिक महोत्सव को PM मोदी जी ने भी इसमें संबोधित किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सभी कथन यहाँ पे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में किस राज्य में दक्षिण लोनाक झील में जो दरार आ गई थी, ग्लेशियल आउटबस्ट जो यहाँ पे हुआ था,
तो निम्न इलाकों में बाढ़ से काफ़ी जनहानि विस्थापन हुआ। ग्लेशियल आउटबस्ट हमको देखने को मिला सिक्किम में। सिक्किम यहाँ पे सही है, सी ए। ग्लेशियल आउटबस्ट जो होता है उसके कॉजेज होते हैं अर्थक्वेक वगैरह, एवलांश वगैरह, लेकिन ये जो सिक्किम में जो ग्लेशियल आउटबस्ट हुआ है उसमें चीज़ें बताई जा रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो है ग्लेशियल आउटबस्ट हुआ है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अक्टूबर 2023 में कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? 4% की बढ़ोतरी की गई है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, तेलंगाना। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो बना था, कहाँ पे बना था ये? बेंगलुरु में बना था, कर्नाटका में। तो ये कई बार पूछा गया था, अभी आरएस ने भी इसमें पूछा था और भी अन्य जगहों पर ही पूछा गया था। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना था बेंगलुरु, कर्नाटक में। आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा है कि वर्ष 2027-28 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। सही। यूनियन टेरेटरी ऑफ दिल्ली ने ग्रीन वॉर रूम बनाया है पोल्यूशन से फाइट करने के लिए, तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। क्रायो फॉर गुड मॉड्यूल जो अभी चर्चा में रहे थे क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने क्रायो फॉर गुड मॉड्यूल अभी लॉन्च किया था अहमदाबाद में। इसका उद्देश्य जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना गर्ल्स एंड बॉयज़ में ऑनलाइन लाइफ स्किल्स और लर्निंग अप्रोच के थ्रू। तो ये मतलब जेंडर अवेयरनेस से एसोसिएटेड इनिशिएटिव है। स्मृति मंदाना जो कि इंडियन वुमेन्स टीम की क्रिकेटर हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया था क्रायो फॉर गुड 1000 स्कूल चिल्ड्रन के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। इनमें से किस मिनिस्ट्री ने अभी नेशनल टर्मरिक बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अभी गठन किया है, जिससे कि टर्मरिक और टर्मरिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सके भारत में? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टेट जो है हल्दी के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है हल्दी उत्पादन में। वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के जोधपुर से राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन सर्विस वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है, जो कि मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट तक यात्रा करेगी। दोनों कथन सही है राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन के बारे में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने 6 राज्यों में जो 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं यहाँ पर अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर कार्यक्रम 6 राज्यों में चल रहा है। कौन सा 6 राज्यों में शामिल नहीं है? तो ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में चल रहा है। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है ये बिहार में नहीं चल रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। 6 राज्यों में से बिहार शामिल नहीं है। इसके बाद भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में क्या सही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद से। गलत। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद रेल सेवा का नाम वंदे भारत की तर्ज पर नमो भारत रखा गया है, ये सही है। रेल सर्विस का नाम रखा गया है नमो भारत, ये सही है। इसके बाद प्रथम चरण में इसका संचालन गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच होगा, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली करेक्ट। इसमें करेक्ट है 2 and 3 ओनली। अक्टूबर 2023 में श्रीलंका भारत की फेरी सेवा शुरू हुई है। तेलंगाना में नागपट्टनम से लेकर उत्तरी श्रीलंका के जाफना के कांके संतुराई को जोड़ते हुए शरिया पानी फेरी शुरू हुई है। लगभग कितने वर्ष बाद ये फेरी सर्विसेज शुरू हुई है? 40 वर्ष बाद। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। 21 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश राज्य के पहले नौसेना संग्रहालय का शिलान्यास किस नगर में किया है? तो उत्तर प्रदेश का नौसेना संग्रहालय नेवल म्यूजियम में बनने वाला है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के पास बनेगा ये आपका उत्तर प्रदेश का पहला नेवल म्यूजियम। पीएम गति शक्ति के बारे में क्या सही है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने पीएम गति शक्ति योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया है। ठीक है, कंपेंडियम ऑफ पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति स्कीम 7 इंजन्स पर आधारित है। रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से अलाइन किए जाने हैं। तो 7 यहाँ पे ग्रोथ इंजन हो गए पीएम गति शक्ति के और 6 यहाँ पे पिलर हो गए पीएम गति शक्ति के। ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया था पीएम गति शक्ति को 13 अक्टूबर 2021 को। हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सही है। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ेंगे। 3 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया है? एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में नगरनार एनएमडीसी का
स्टील प्लांट ये लोकार्पण मोदी जी ने किया है, बस्तर में ये खुला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्लांट परियोजना का 800 मेगावाट का जो प्लांट है उसको भी राष्ट्र को समर्पित किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और रोजगार प्रयाग पोर्टल के बारे में क्या सही है, प्रयाग से इसको उत्तर प्रदेश से एसोसिएट नहीं करना है। ये प्रयाग रोजगार पोर्टल जो है, रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है उत्तराखंड राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, और देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमको बताना इनकरेक्ट, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू इशू डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड? डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड को जारी किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, इजराइल। राष्ट्रीय हरित ऋण कार्यक्रम यानी कि नेशनल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है उसके बारे में बताना है, क्या सही है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नेशनल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। देन ऑब्जेक्टिव है इसका कि इको फ्रेंडली एक्शंस यहाँ पर 8 स्पेसिफिक एक्टिविटी कैटेगरीज में प्रमोट की जाएं, जैसे कि ट्री प्लांटेशन है, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन एंड ग्रीन क्रेडिट। तो 8 प्रक्रियाओं में ये आपके ग्रीन क्रेडिट काम करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। ये पूछ सकते हैं कि कितने स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट किया जाएगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में, तो 8 एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा, 8 विशिष्ट गतिविधियों को। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस के असम के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर को मंजूर कर दिया है। तो स्लाइस नामक जो स्टार्टअप है ये असम के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हो गया है। तो गोवा के काजू को जीआई टैग यहाँ पे मिल चुका है। आने वाले समय में मुंबई में नेशनल इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल और विशाखापट्टनम चेन्नई में आधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाए जाएंगे। मैरीटाइम समिट के दौरान पीएम मोदी जी द्वारा जानकारी दी गई थी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, डी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में क्या सही है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है इसको 0 कार्बन एमिशन टारगेट के साथ बनाया जा रहा है, और गौतम बुद्ध नगर में ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा इंडिया का बनने के बाद। तो ये दोनों कथन सही है। मैन्युफैक्चरिंग अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जा रही है, इसका मतलब कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, और इसमें नैनोजेन कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी। इसमें गलत कथन का चयन करना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वन और पर्यावरण संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय को सहयोग प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का सृजन किया है, सही। और ये जो कमेटी बनी है ये इसलिए बनी है क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो है वो पारित हो चुका है, एक्ट बन चुका है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी 2002 में बनाई थी, जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और रिलेटेड लॉस के कंप्लायंस को मॉनिटर किया जा सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति में सदस्य जो होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य सचिव होगा, 3 विशेषज्ञ होंगे। इसके बाद हमको बताना है 5 जजों का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुनवाई कर रहा था सेम सेक्स मैरिज पर, DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, इन्होंने ये कह दिया है कि रिकॉग्निशन सेम सेक्स मैरिज को भारत में नहीं मिल सकता है। जैगोरोशिया जो है या विलेजेस ऑफ जगोरी, जगोरोशिया जो गांव है ये पड़ते हैं कहाँ पे? ग्रीस देश के माउंट पिंडोस के पास। इसको अभी यूनेस्को की वैश्विक विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को का वैश्विक धरोहर समिति की बैठक हुई थी ये सऊदी अरब के रियाद में, वहाँ पर इसको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। तो ये है यहाँ पे, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर डी होगा इसमें, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। 9 सितंबर 2023 को जो G20 का ये समिट हुआ था, इसके बारे में बताना क्या सही है? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई थी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसकी हम बात कर चुके हैं। G20 इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया था, इसको बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, तो ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। दिल्ली में 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार रावण एफिजी यानी कि रावण के पुतले का जो सेरेमोनियल दहन होता है उसको करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ये बनी है कंगना रनौत। कंगना रनौत जो है इनका संबंध उत्तर प्रदेश से भी है। उत्तर प्रदेश में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चलती है उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर। अक्टूबर 2023 में अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान आया था उसका नामकरण किस देश ने किया है? तो ये तेज नामक जो तूफान है इंडिया का नामकरण है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।
एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जो ये अलग से तूफान नहीं था, जो हमून नामक जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था वही यहाँ पर एक आपका सीवियर साइक्लोन बन के तब्दील हुआ था तेज नाम से। तो हमून पहले आया था, वही जो है थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर के बना था, जो वही है तेज, अलग से नहीं है। तो हमून ही तेज बना था अपने इंटेंसिफिकेशन को लेकर के, ये फिर आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म से लेकर एक कह सकते हैं बड़ा साइक्लोन बन गया था, साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया था। तो ये ट्विन साइक्लोन है। जब कोई छोटा साइक्लोन पहले आता है फिर वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है तो उसको बोलते हैं ट्विन साइक्लोन। तो ये दोनों आपस में ट्विन साइक्लोन है, ध्यान रखिएगा, ट्विन साइक्लोन हमून और तेज। बांग्लादेश अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर रहा है 2400 मेगावाट की क्षमता के साथ। किसके साथ मिलकर के तैयार कर रहे हैं? ये रशिया के साथ मिलकर के जो है तैयार कर रहा है। रशिया की न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटॉम इसमें सहयोग कर रही, रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट में। ये बांग्लादेश का पहला है और इस तरीके से बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर वाला कौन से नंबर का कंट्री बन जाएगा ये बताना है। तो न्यूक्लियर पावर क्षमता वाला कुल मिलाकर देश का मतलब पूरे विश्व का 33वां देश बन जाएगा एक बार रूपपुर प्लांट तैयार हो गया तो इसमें कहा गया है कि जुलाई 2024 में पहली यूनिट और दूसरी यूनिट 2025 में शुरू हो जाएगी रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की। 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने माडी नामक एक नया गरबा सॉन्ग जारी कर दिया है। इस गाने को किसने आवाज़ दी है? दिव्य कुमार ने आवाज़ दी है माडी को। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। गुजराती भाषा में है ये सॉन्ग। इसके अलावा एक नया गरबा सॉन्ग लिखा गया था मोदी जी के द्वारा जिसका नाम गारबो था। तनिष्क बागची ने कंपोज किया था और ध्वनि भानुशाली ने गाया था गरबो। अब भीमराव राम जी अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में क्या सही है? क्या उसका उद्घाटन जो है कोलंबिया में किया गया था? अक्टूबर में ये गलत है, कोलंबिया में नहीं किया गया था, अमेरिका में किया गया था। ठीक है, मैरीलैंड में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। भारत के बाहर ही अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, बनी है अक्टूबर में मैरीलैंड में। 19 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और वहाँ पे रखा गया है। और ये स्टैचू जो है ये फेमस स्कल्प्टर राम वनजी सुतार ने बनाई है। ये वही है जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई थी, मतलब इसका डिजाइन बनाया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसको कहा जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट है यहाँ पे 2 और 3 ओनली, सी यहाँ पे सही है। एक्चुअली अगर इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ओनली 1। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली 1। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली और सबसे तेज हाई स्पीड रेलवे वूश के बारे में सही कथन यहाँ पे चुनना है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश को उद्घाटन किया है और ये 142 किलोमीटर लंबी ये होगी। दोनों कथन सही है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट जॉइंटली पीटी करेटा सेपट ने बनाया है। पीटी करेटा सेपट जो है ये इंडोनेशिया चाइना का एक जॉइंट वेंचर है। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेलवे बना है एशिया का पहला, साउथ ईस्ट एशिया का पहला और फास्टेस्ट हाई स्पीड रेलवे साउथ ईस्ट एशिया का। इसमें भी चाइना का सहयोग लिया गया है। ठीक है, तो चाइना ऐसे किसी को ओवर पार नहीं करने देता है अपने प्रेजेंस में, हम लोग ये कह सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये प्रोजेक्ट जो है लार्जली फंडेड है चाइना के द्वारा। आंसर यहाँ पे डी सही है, सारे कथन सही है। अक्टूबर 2022 में भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो जो पेट्रोलियम मंत्री है वही करेंगे, श्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। डी यहाँ पे सही है। तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास रेफरेंस गैसोलीन है अपना खुद का। रेफरेंस गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक रेफरेंस ग्रेड पेट्रोल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल टेस्टिंग में। अगर पूछ लें किस ऑयल कंपनी ने इसको शुरू किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पारादीप रिफाइनरी जो है ओडिशा में, वहाँ पे ये रेफरेंस ग्रेड पेट्रोल का निर्माण किया जाएगा। और पानीपत हरियाणा का जो यूनिट है उसमें हाई क्वालिटी डीजल बनेगा जो रेफरेंस फ्यूल के रूप में काम आएगा। डी यहाँ पे सही है। डिजिटल इंडिया अधिनियम के बारे में क्या सही? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से संबंधित है, सही। इस एक्ट का उद्देश्य है कि एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए कंट्री के बढ़ते हुए डिजिटल इकोसिस्टम को देखते हुए। इस एक्ट का पर्पस है कि डेवलपेबल रूल्स बनाए जाएं, जो लगातार रूल जो विकसित होते रहें वैसे यहाँ पे रूल बनाए जा सकने के लिए एक्ट यहाँ पे आया है। ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पे प्रमोट किया जा सके और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है डिजिटल इंडिया के संबंध में उसको बनाया जा सके अच्छे से। हमारा आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व तट पर आए चक्रवात का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश ने किया है? जो साइक्लोन हमून आया था इसको नाम दिया है ईरान ने। ठीक है, हमून को नाम तो ईरान ने दिया, लेकिन जब ये इंटेंसिफाई होकर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया था तेज, तो उसका नाम किसने दिया है? उसका नाम इंडिया ने दिया है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों जो है ट्विन साइक्लोन कहलाते हैं। इसके बाद विश्व का पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या सही है? यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन बॉन्ड के लिए नए स्टैंडर्ड्स यहाँ पे अप्रूव किए हैं और ये निवेशकों को टिकाऊ कंपनियों को चुनने और भ्रामक दावों से बचने के लिए नए स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं।
यूरोपियन ग्रीन बॉन्ड लेबल दुनिया की अपनी पहली तरीके की लेबल होगी। ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। सबसे ज़्यादा ग्रीन बॉन्ड जो है यूरोप ही जारी करता है, यूरोप रीजन, ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर इसमें डी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार सितंबर 2023 में भारत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत लगभग कितने प्रतिशत गांवों को खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है? तो भारत के 75% गांव जो है ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 जो है 2025 तक सभी गांवों को भारत के ODF प्लस बनाने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। तो अभी के हिसाब से देखें 2023 तक तो 75% गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के 100% गांव जो है ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ODF प्लस हो चुके हैं 100%। सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बंगस एडवेंचर महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया? तो बंगस महोत्सव का उद्घाटन किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने अक्टूबर 2023 में किस देश की सहायता से निर्मित देश की सबसे बड़ी बुनियादी संरचना परियोजना 82 किलोमीटर लंबे पद्मजा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो ये जो है मतलब किसकी सहायता से बना है पद्मजा ब्रिज रेल लिंक? ये भारत की सहायता से नहीं बना है, चीन की सहायता से बना है, सी, क्योंकि ये चीन के वन बेल्ट मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है। इसके बाद थोक मूल्य सूचकांक कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन मतलब थोक मूल्य सूचकांक कीमतों में जो औसत परिवर्तन होता है वो एक ऐसा पैमाना है जो व्यवसाय थोक स्तर पर कच्चा माल के एक समूह के लिए भुगतान करते हैं। यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन प्राइसेस दैट बिजनेस पे फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। ये सही है, सही कथन है ये। इसके बाद है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने स्कूटर, बाइक, रिक्शा सहित लाइट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मेड इन इंडिया EV चार्जिंग स्टैंडर्ड्स को मंजूरी दे दी है। तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। WPI और CPI के बारे में अभी राजस्थान PCS में भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जिससे काफ़ी क्लियर हो रहा था कि CPI WPI क्या है, इनमें क्या शामिल होता है। तो वो क्वेश्चन आपको जरूर देखना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर की या टैगोर की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? तो किया था बाक निन में यहाँ पे वियतनाम में। तो बाक निन में वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। हो ची मिन सिटी के ताओ दान पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन इन्होंने किया था। 18 सितंबर 2023 को पर्वतारोही लक्ष्मी झा तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। ये किसको बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं बिहार के सहरसा को। हमारा आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे सही है। सरपंच संवाद ऐप किसने जारी किया है 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए? 2.5 लाख मतलब सरपंचों को जोड़ने के लिए। तो इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ सरपंच नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रधान होते हैं। तो राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जो हैं असम से, उन्होंने 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के लिए सरपंच संवाद ऐप असम के लिए लॉन्च किया है। बी यहाँ पे सही है। सितंबर 2023 में अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो माउंट किलाई ज्वालामुखी में, माउंट किलाउ वोल्केनो में विस्फोट हुआ था। ए यहाँ पे सही है, किलाउ वोल्केनो। किलाउ वोल्केनो US के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क में ये स्थित है आपका किलाउ वोल्केनो। कोलिमा वोल्केनो ये आपका पड़ता है मेक्सिको में, उबिनास पड़ता है पेरू में, और विलारिका पड़ता है आपका चिली में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आगे मैचिंग में आ सकता है स्टैटिक ज्योग्राफी में। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर केविन मैकार्थी काफी चर्चा में रहे थे, बताना है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी को उनके पद से हटाया गया है बाकायदा वोटिंग करा करके। और अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में मौजूद पार्टी ने अपने ही हाउस स्पीकर के खिलाफ वोट डाल करके उन्हें पद से हटाने में मदद की हो। ठीक है, मतलब विपक्ष ने तो किया ही इनके खिलाफ वोटिंग, सत्ताधारी पार्टी ने भी वोटिंग की। पहली बार US के इतिहास में ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वहां की संसद में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। दोनों कथन यहाँ पे सही है, डी।